स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू। ये एमसीक्यू हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वह फिर यूपीएससी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, चाहे वह फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, यूपीपेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए, मतलब 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए, बी और सी। सूची 2 में आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3। तो आपको क्या करना है कि सूची 1 में जो दिए गए हैं वो है युद्ध और युद्ध के नाम और युद्ध का सन। जैसे कि 1 में बात किया गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और 1757, और बक्सर का युद्ध कब हुआ 1764, बंगाल का युद्ध कब हुआ 1770। और सूची 2 में दिया गया है कुछ गवर्नर जनरल के नाम कि किस युद्ध के दौरान कौन से उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A1 का सही है, B2 का सही है, C3 का। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, उस समय रॉबर्ट क्लाइव इसके गवर्नर जनरल थे उस समय। और जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय वेंसी टार्ड गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इस चीज़ को ध्यान देना है। और जब बंगाल का युद्ध हुआ 1770 में, उस समय कल्टियार गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय प्लासी का युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना को लीड किसने किया, उसका नेतृत्व किसने किया। तो सवाल नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो ने किया। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कि सवाल नंबर 1 में यहाँ पर मैंने बक्सर युद्ध के बारे में बात किया था कि बेंसी टार्ड यहाँ पे जो थे वो थे गवर्नर जनरल, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय उस चीज़ को लीड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो सवाल नंबर 3 में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं इस वीडियो के दौरान। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया कि बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी, 1765 से लेकर 1772 तक। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। वर्ष 1758 में 98 में लाई वेल्सली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निज़ाम। इस चीज़ को ध्यान देना है कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सबसे पहले सब्सिडी अलायंस यानी कि प्रस्तावित सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद के निज़ाम। ध्यान देना इस बात को आपको। अब बात करेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब भाई देखते हैं बी क्या है। बी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान देना है आपको। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सही उत्तर 6 का क्या होगा, बी, लॉर्ड कैनिंग। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तीसरों एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा बी, श्रीरंगपट्टम की संधि। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि थी ये ऐसी संधि थी कि जब तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस दौरान टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फेवरेट सवालों में से नंबर 1 पे आता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लाया था। तो क्या कौन लाया था, डलहौजी जो थे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लाया था। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी था जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। और लॉर्ड डलहौजी और किससे संबंधित हैं ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है, अभी मैंने ऊपर बताया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह जी ने। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ही थे जिन्होंने 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था इसके बारे में आपको लिखना है, लेकिन मैं खैर बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में।
आपको ये बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेल्सली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मतलब 4 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बात किया जा रहा है हैदराबाद के निज़ाम, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है मैसूर के राजा और चौथा है बंगाल के नवाब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस किस ने किया। इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। मतलब हैदराबाद के निज़ाम ने साइन किया था, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने, लेकिन बंगाल के नवाब ने साइन मतलब कि हस्ताक्षर नहीं किया था सहायक संधि पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। अब आइए जानते हैं कि क्या है सही कालक्रम। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ठीक है, सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन दास, फिर तेग बहादुर जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। सुगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, क्या किनके बीच संपन्न हुई थी और सुगोली की संधि किस किसके बीच में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ये देखिए नेपाल से संबंधित सवाल है, ये पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो सुगोलू की संधि जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। अब आपको ये बताना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी ये किस किस के बीच में हुई थी, कौन से युद्ध के दौरान हुई थी। अभी मैंने आगे आप सभी को पढ़ाया है, मतलब पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे, मतलब कौन से राज्य थे जो इसके कब्जे में हो गए थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, सतारा और मैसूर। और भी कई स्टेट थे, जिसको पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको ये बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था। अभी मैंने आगे मतलब पीछे आप सभी को मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। और ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे। तो सवाल नंबर 19 का सही उत्तर होगा बी, बेंटिक। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। ओडियार के शासक कौन थे। तो ओडियार के शासक थे मैसूर रियासत। ठीक है, ये ओडियार जो थे ये हिंदू थे, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि मैसूर में टीपू सुल्तान थे तो हिंदू कैसे हो गए। ऐसा था कि जो ओडियार के शासक हिंदू थे, इनके अंडर में टीपू सुल्तान के फादर मतलब कि पिताजी एक सेनापति मतलब कह सकते हैं, एक घुड़सवार के रूप में, एक अच्छे घुड़सवार के रूप में थे। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी ये ज़्यादा बच्चों को मालूम हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम सभी ने अभी 2-3 सवाल इसी से संबंधित हम लोग बात कर चुके हैं। सही उत्तर होगा ए, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर सिर्फ क्लाइव ही दिया है, लेकिन इसका मतलब हुआ रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो कब बनाया गया भैया। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1758 में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। भारत का गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में बात करना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया, मतलब डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग ने। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा डी, मराठों ने किया। सबसे देखो विरोध राजपूतों ने भी किया, सिख ने भी किया और मुगलों ने भी किया। एक समय आने के बाद किया, और उतना बड़े स्तर पर नहीं किया जितना मराठों ने किया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में इतना ज़्यादा महत्व क्यों था, क्या रीज़न था, क्या कारण था। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देना है, जब 1757 में जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ तो उस दौरान क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले 1757 से पहले उनको इस बात का कहीं ना कहीं एक डर था कि उनको भारत के जो शासक थे उस समय, जैसे कि मुगल थे, उनको लग रहा था कि मुझे इन्हीं के अंडर काम करना होगा। लेकिन जब एक युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, तो उनका जो एक भय था वो खुल चुका था और एक रास्ता हो चुका था कि हाँ, अभी तक तो ये था कि 1757 के बाद बंगाल और उड़ीसा, बिहार का ही क्षेत्र उनके हाथ में आया था। लेकिन जब 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, उस समय के बाद पूरा सब कुछ चीज़ें
ब्रिटिशर्स के अंदर, अंग्रेजों के अंदर आ चुका था। तो ये दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, मतलब और मजबूत करना। देखो आप खुद सोचो कि अगर इसमें क्या पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, क्यों? ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि अगर भारतीयों को कुछ आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी ही गवर्नमेंट, जो कि बहुत सारे भारतीय जिनके अंदर काम कर रहे थे, वो कम पैसों में सही तरीके से काम और अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। उनका ये मानना ही नहीं था कि सारे लोग को शिक्षा दिया जाए, लेकिन शिक्षा दिया जाए, ऐसा ये उनका मानना था कि इससे इनका ही फायदा होने वाला था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से जरूर पढ़िए। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए, अवध। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो सवाल नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा, एक मिनट, वो है आपका सी, गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका, एक मिनट, बी होगा। ठीक है, 1835 के मैकाले के मिनट से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहले है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वेंसिटार्ड, और तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग, और चौथा है कल्टियर। तो कौन सा सही कालानुक्रम होगा? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ड, फिर आपका आएगा कल्टियर, फिर आएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ये तो भाई ज़्यादातर लोग को मालूम ही होगा जिन्होंने कभी भी आधुनिक भारत पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। क्या है तीनों, आइए जानते हैं। सबसे पहला बात किया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही बात, उस समय क्या था कि यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमी थी। सबका जो एक देश भाव, मतलब एक देशभक्ति थी ना, वो क्या था कि सबका अपना अलग अलग था। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, एक मिनट माफ़ करिए, थोड़ा सा ऊपर में बना नहीं पाया। ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, थोड़ा हल्का ख़राब हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो जिससे मान लीजिए ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश, जो अलग अलग स्टेट थे, ये हो गया बिहार, उड़ीसा, जो भी है। तो क्या था कि वहाँ पर अब सब स्टेट का अपना एक अलग अलग था। कोई ये नहीं चाहता था कि एक यूनिटी में आके अंग्रेजों के खिलाफ या फिर किसी के खिलाफ युद्ध करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। आइए जानते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या है। पॉइंट नंबर 2 में बात किया जा रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। सी में बात किया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जैसा कि अभी हमने इसमें बात किया पॉइंट नंबर 1 में। अब बात करते हैं सवाल नंबर 33 के बारे में। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, जो कि आज हम सब जानते हैं? तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं सी क्या है आखिर भाई। सी होगा लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, अब देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग से आप याद कर सकते हैं केयरिंग, कैनिंग और केयरिंग। तो जहाँ पे बात आएगी केयरिंग की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका केयर किससे हो सकता है? जब इंडियन पीनल कोड होगा, सिविल प्रोसीजर कोड होगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड केयरिंग, केयरिंग से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? अब देखिए इससे संबंधित सवाल हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन तब भी जानते हैं क्या सही उत्तर होगा। 34 का सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में से अवध के स्वतः राज्य का संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आइए देखते हैं। सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये थे अवध राज्य के संस्थापक। अवध जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश में, उसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुअदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था?
अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड, ठीक है, मतलब द्वितीय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी मान सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। अब क्या हुआ था कि नवाब सिराजुद्दौला द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, उसमें क्या था कि उनको थोड़ा छूट मिला था, ठीक है। लेकिन उनको छूट जब मिल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, मतलब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उस फरमान का, उस छूट का गलत दुरुपयोग किया। ऐसे कई सारे काम करते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा करप्शन करना, सिराजुद्दौला को टैक्स न देना, उनके आदमियों को सताना, व्यापार ना करने देना, ऐसी तमाम चीज़ें थीं जिसके कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला और इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष जारी हुआ। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।